नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और तीसरे चरण में मतदान कल होना है बिहार में, जिस पर सबकी निगाहें लगी हैं। लेकिन अब जो है आज के खास कार्यक्रम में हम अब तक हमने जो बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम इलाकों की बात की, खास करके ग्रामीण इलाकों की बात की। आज हम तीसरे चरण से पहले बिहार के कुछ शहरी इलाकों की भी बात करना चाहते हैं। बिहार के शहर कैसे हैं, वहाँ की शहरी जिंदगी कैसी है और तमाम पैमानों पर बिहार के शहर कहाँ खड़े होते हैं, आज जनादेश में हम वही बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इनकी बात करें, इससे पहले तमाम जो चुनावी सुर्खियां हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। बिहार में तीसरे चरण के लिए 50 विधानसभा सीटों पर मतदान कल। सभी बूथों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल होंगे तैनात। 716 मतदान केंद्रों से होगी वेबकास्टिंग। लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी का भाग्य कल ईवीएम में होगा बंद। महुआ से तेज प्रताप और राघोपुर से तेजस्वी हैं राजद उम्मीदवार। बेतिया की चुनावी सभा में पीएम ने आरक्षण के मुद्दे पर महागठबंधन पर साधा निशाना। कहा, चारा हड़पने के बाद आरक्षण का मुद्दा हड़पना चाहते हैं महागठबंधन के नेता। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने फिर किया दावा, राज्य में 2/3 बहुमत से बनेगी एनडीए की सरकार। कहा, बाहरी नहीं बिहारी ही होगा मुख्यमंत्री। तो ये तो आज की चुनावी हेडलाइंस थी और बात अब आज के मुद्दे की। बिहार में करीब 90% आबादी, जी हां 90% आबादी गांवों में रहती है, जो बुनियादी सुविधाओं से भी महरूम है। और हमने इसकी आपको कई तस्वीरें दिखाई हैं। कई गांवों में बिजली न पहुंचने से लोग अभी भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। पीने का साफ पानी राज्य की एक बड़ी समस्या है। तो सड़कें तो बनी, लेकिन मरम्मत ना होने से वो भी अब खस्ता हाल है। ये तो रही गांवों की बात, हम इस पर लगातार बात करते रहते हैं। लेकिन बिहार के शहरों का दरअसल क्या हाल है? वहां पर मूलभूत सुविधाएं क्या जनता को मिल रही हैं या नहीं? क्या बिहार के शहरों में रहने वाले लोगों को वो तमाम सहूलियतें हासिल हैं जो देश के दूसरे शहरों में मौजूद लोगों को मिल रही हैं? अब जबकि शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है, जिसमें से बिहार के भी 3 शहरों को शामिल किया गया है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ को भी इन स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके साथ ही राजधानी पटना की भी बात आती है, जिसको संवारने के लिए कई नेताओं ने बड़े बड़े वायदे किए हैं और कहा गया है कि पटना की सड़कों को शीशे की तरह चमका दिया जाएगा और इसे पेरिस जैसा बना दिया जाएगा। पर क्या ये सब हो पाया है? पटना दूसरे प्रदेशों की राजधानियों के मुकाबले आखिर कहां खड़ा है? लोगों को जरूरी मूलभूत सुविधाएं क्या मिल रही हैं? चुनाव के तीसरे दौर में पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और वहां और प्रदेश के अन्य शहरों के बाशिंदों की आकांक्षाओं पर अभी तक की सरकारें कितनी खरी उतरी हैं, यही आज का हमारा मुद्दा है, जिस पर हम चर्चा करेंगे हमारे 2 मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले देखते हैं राजधानी पटना की कंकड़बाग कॉलोनी का सूरत हाल और वहां के लोगों की आवाज। यहाँ पर जैसे वर्षा ज़्यादा पड़ता है पूरा एरिया पानी से भर जाता है। पूरा जो है पूरा पानी से भर जाएगा। आने जाने में जो भी है बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर होता है। 2-3 बार काम चालू हुआ, लेकिन काम फिर बंद हो गया, कारण जो भी रहा होगा। 6 वार्ड काउंसिलर का ये नाला है, इसको कोई नहीं देखता। ये नगर निगम का ये कमाऊ धंधा है। ये एक छोटा सा गड्ढा था, उसको नगर निगम ने छोड़ के हर साल इसको उड़ाही करवाते हैं, साल में 3 बार, और इसका पैसा अपने पास नगर निगम आपस में बांट लेता है। कहते हैं वायदे हैं, लेकिन वायदों का क्या? चुनावी गर्मी में जनता से वोट हासिल करने के लिए नेता जनता को वायदों की लस्सी पिलाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उसे भूल जाते हैं। पटना शहर के बीच कंकड़बाग में जो ड्रेनेज प्रॉब्लम है, उसकी कहानी सेम ऐसी की ऐसी है, क्योंकि यहाँ लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन कंकड़बाग के लोग आज भी ड्रेनेज की वजह से मुसीबतें झेल रहे हैं। कैमरामैन पूरन चंद जोशी के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़ पटना। ये पटना का सूरत हाल है, तो यानी गांव से अलग नहीं है बिहार के शहरों की तस्वीर। और आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान स्टूडियो में जुड़े हैं, परिचय करा दो। हमारे साथ आलोक मेहता जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। शेखर अय्यर जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और पटना से हमारे संवाददाता राजेश राज हमसे जुड़ेंगे और सारण से
कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं राजेश राज आपके पास संक्षेप में, हमारे पास 2 मेहमान स्टूडियो में है, लेकिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था 2009 में वर्ल्ड बैंक ने माना था कि नई दिल्ली के बाद दूसरा सबसे बढ़िया शहर पटना कहा था अगर व्यापार करना हो, बिजनेस करना हो 2009 में, और ये उम्मीदें जगी थी कि पटना की तस्वीर शायद बहुत जल्दी बदल जाएगी। आज हम 2015 में हैं और हम अभी कंकड़बाग की तस्वीर देख रहे थे। बिजनेस करना तो दूर, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं है। यानी एक बहुत बड़ा एक सपना देखा गया था, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया। बहुत संभावनाएं थी, वो संभावनाएं पूरी नहीं हो पाई। क्या कहेंगे आप? देखिए अशोक, जहाँ तक पटना शहर की बात है, जब दिल्ली से हम पटना रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, बाहर आते हैं, थोड़ी सी चकाचौंध तो दिखाई देती है, लेकिन ज्यों ही हम डाक बंगला चौराहे से जब गांधी मैदान की तरफ बढ़ते हैं और गांधी मैदान से जब पटना सिटी की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा गंदगी का अंबार, पूरा ऐसा साम्राज्य जहां पर लंबा जाम हो, काफिले, इतनी गाड़ियों के इतने लंबे लंबे काफिले कि अगर आप घर से 9 बजे निकलते हो, दफ्तर अगर पटना सिटी आपको पहुंचना हो तो शायद आपकी घड़ी की जो सुई है वो 10:30 तक पहुंच जाएगी, दफ्तर आप नहीं पहुंच पाएंगे। कंकड़बाग का यही आलम है, राजेंद्र नगर का यही आलम है, एग्जीबिशन रोड का यही आलम है। और जब हम पटना जंक्शन से बाहर आकर जब पटना की तस्वीर जब हम देखते हैं तो लगता है कि अन्य शहरों के मुकाबले इस शहर ने तरक्की तो बिल्कुल नहीं की, चमक जो है वो दिनों दिन धुंधली होती चली गई। जो चमक होनी चाहिए थी पटना शहर की, जिस शहर को चमकाने के वायदे किए गए, कहा गया कि हम पटना शहर को खूबसूरत बना देंगे और पूंजी निवेशकों को लाने की बात हुई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाने की बात हुई, वो फैक्ट्रियां तो लग नहीं पाई। और जो आज महागठबंधन बना है, जिन लोगों ने कहा कि सुई के कारखाने भी पिछले 10 साल में नहीं लगे, वो आरोप लगाने वाले लोग अब साथ हो चले हैं। अब ज्यादा पूछना लाजमी उन लोगों से होगा कि सुई का कारखाना लगा नहीं तो पटना खूबसूरत और बेहतरीन कैसे बनेगा। बिल्कुल। और हमारे दर्शकों को मैं बता दूं, हमारे राजेश राज भी वो संवाददाता है जो बिहार से निकलकर सपने लेकर दिल्ली आए और काफी समय से दिल्ली में है, लेकिन आज भी जब बिहार जाते हैं तो उनको लगता है कि दिल्ली तो बहुत कुछ उनके सामने बदल गई, लेकिन जहां वो पैदा हुए तो वो बिहार जो है उसका सूरत हाल लगभग वही है। और राजेश राज ने आलोक मेहता जी, राजेश राज ने गंदगी की बात की, तो मैं एक बता दूं, अभी पिछले दिनों ही एक बड़ी मीडिया हाउस ने एक सर्वे कराया और भारत के जो स्वच्छ शहर थे उनका एक सर्वे कराया। पटना जो है स्वच्छता के पैमाने पर 429वां माफ कीजिएगा, स्वच्छता के पैमाने पर पटना 429वें नंबर पर है, यानी देश के गंदे शहरों में से एक है। बिहार की राजधानी का ये हाल है। देखिए अशोक जी, इसमें कोई शक ही नहीं है कि दुर्भाग्य की बात है कि राजधानी को कैसे साफ सुथरा रखा जाए। जहाँ स्मार्ट सिटी का सपना लोग देख रहे हैं, जहाँ एजुकेशन में भी जो नए लोग आकर के बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर एक मूलभूत सुविधाएं, जैसे अभी आपने नाले की तस्वीर दिखाई, मैं बिहार में रहा हूँ और इसलिए मुझे लगता है कि आज भी आपके जो दृश्य दिखाई देते हैं टीवी पर, लगता है कि आज भी उसके बाद स्थिति नहीं सुधरी। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आप यदि जब कहते हैं कि विकास हुआ है, विकास के मुद्दे में राजधानी सबसे पहले आप कहते हैं बगल में आप देखिए बगल में क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि सड़कें टूटी हुई हो, यदि वहाँ पर नाले बह रहे हों, जैसा अभी बताया गया कि साहब एग्जीबिशन रोड, हम लोग का दफ्तर वहाँ पर हुआ करता था, अब ऐसी स्थिति में डाक बंगला से लेकर के यदि आप उस रोड पर जाने में 1.5 घंटा लगता है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग में कमजोरी है। और मैं नहीं मानता कि इसके लिए पूरी व्यवस्था में गड़बड़ है और क्यों नहीं भागीदारी हो पाई, और इसीलिए शायद ये बड़ा मुद्दा इस तरह के चुनाव में होता ही है। क्योंकि देखिए लोग यही चाहते हैं, आप हमारे इलाके में क्या हो रहा है, आप कब हमें बाहर से क्या मिलेगा, कितनी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी, कितनी बड़ी आगे जाकर क्या योजना होगी, हमें अभी तक क्या मिला है और आगे क्या मिल सकता है, ये सबसे बड़ी अपेक्षा और चुनावी मुद्दा रहने वाला है। शेखर जी, 90% आबादी जो है गांव में रहती है, लेकिन शहरों में कम से कम, वो भी पटना जैसे शहर की हम बात कर रहे थे, और भी शहरों की स्थिति और भी खराब है। आपको नहीं लगता कम से कम विकास में जो है पटना जैसे शहर भी बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं? हम देखते हैं देश आज कहाँ पहुंच रहा है, शहर जो है चमचमा रहे हैं, पटना कहीं पीछे छूट रहा है। और बिल्कुल, मुझे याद है जब 2005 चुनाव में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जब उनकी पहले या सेकंड विजिट में दिल्ली जब आए थे, तब ये कहने लगे कि वो खुद आश्चर्य हो गए कि वहाँ के जो PWD डिपार्टमेंट है और वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने कभी नया रोड कभी लगाया नहीं। मतलब
रोड जैसे मामले में। और दूसरी चीज नीतीश जी का कहना था कि रोड इंजन जो है, रोड इंजन ऐसे मतलब जो रोड को रोड रोलर जिसको मतलब बोलते हैं तार जी। डाल के फिर ये करने वाला, ऐसा यंत्र उनके पास नहीं है बाप रे, पटना में यार पटना में। और कॉन्ट्रैक्टर्स कहने लगे मुख्यमंत्री से, नीतीश जी से, कि हम मशीन ले आएंगे लेकिन उसको पार्क करने के लिए हमें सरकारी जमीन पर रखना है। जी। तो ये उदाहरण इसीलिए मुझे याद आ रहा है क्योंकि शहर को लेकर ना कोई सोच कभी उच्च स्तरीय से लेकर जो लोग जिम्मेदार हैं वो कुछ सोचे नहीं। जैसे आलोक जी कह रहे थे, कोई प्लानिंग की कुछ सोचे नहीं कि आबादी बढ़ रहा है, गाड़ियां जैसे आप कह रहे थे कि भाई जाने के लिए इतना समय लग रहा है, तब ये सब सोचने के लिए नहीं हुआ है। ज़्यादातर हमने क्या सुना है कि जो भी कॉरपोरेशन हो या म्यूनिसिपल जो है, करप्शन ज़्यादा है, सरकार बदलने के बाद भी ज़्यादा उस पर कंट्रोल नहीं हो पाया जी। और राजनीति ज़्यादा हो। पॉलिटिकल विल भी तो नहीं दिखाई देती नहीं, इन शहरों और को खास बदलने के करके लिए जो 2 होनी साल चाहिए। में 2 हाँ। साल में जो भी डेवलपमेंट पहले हुआ होगा, 2 साल में हमने देखा कि बिहार पे वर्चुअली एक स्टैंड स्टिल में रहा। स्टैंड स्टिल। और तभी लोग ज्यादा ये प्रॉब्लम महसूस करते हैं जब बारिश होती है। बारिश में जो सो कॉल्ड जो आपके जो शहर के जो मेन रोड है, जैसे जी। ये अभी बता रहे थे डाक बंगलो रोड वगैरह, वहां भी पानी जमा हो जाता है, वहां ही जाम होता है। तो ये, और जैसे आलोक जी भी फील कर रहे हैं, मैं जब गया हूँ पटना, मुझे लगता है बस थोड़ा बहुत हुआ 2005 और 10 के बीच में, उसके बाद लगता है कि फिर उसी रास्ते पर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2009 में वर्ल्ड बैंक ने माना था कि दिल्ली के बाद दूसरा सबसे जो है वाइब्रेंट शहर हो सकता है पटना बहुत जल्दी बिजनेस करने के लिए और लोगों को वहां आने के लिए, लेकिन तस्वीर बदली नहीं 2009 के बाद, और अभी इसलिए एक निराशा का माहौल वहां पे दिखाई देता है। हमारे सीधे चलते हैं, सारण चलते हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक के पास। और कुमार आलोक भी हमारे वो संवाददाता हैं जो बिहार से निकले, दिल्ली पहुंचे और खास करके पूरे देश भर में भ्रमण करते हैं। क्या कहेंगे कुमार आलोक, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी और वैसे भी, कि देश के शहर जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, बिहार के शहर लग रहा है कि कहीं पीछे छूट रहे हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी अगर बात करें, बिजली, पानी, सड़क, ऐसी चीजें भी वहां पे शहरों में लोगों को मुहैया नहीं है। अगर हम पटना की बात करें तो अशोक, यहाँ पर आप देखिए कि पटना में खासकर एक मीठापुर मोहल्ला है जो बिल्कुल पटना जंक्शन से बिल्कुल सटा हुआ है। और उस मीठापुर मोहल्ले में अगर आप जाएंगे तो बरसात जब हो जाएगी तो बरसात के बाद वहाँ स्थिति ऐसी होती है कि कहा जाता है कि कोई अगर दामाद हो और मीठापुर में अगर उसका ससुराल हो तो वो शर्ट पैंट पहन के नहीं जा सकता है, यानी कि उसको आगे कहने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से हम अगर लोहानीपुर की बात करें, जहाँ पे आप लोहानीपुर में अगर जाएंगे तो वहाँ पर झुग्गियाँ हैं और उस झुग्गियों में आप देखेंगे कि सुअर बाड़ा है, यानी कि सुअर है वहां पर चल रहा है और पब्लिक है वहां पर, जिससे फ्लाइटिस भी कितने बार हुआ है, महामारी भी कितनी बार हुई है। पटना सिटी की अगर हम बात करेंगे तो आप अगर पटना सिटी गांधी मैदान से अगर ऑटो पर आप बैठते हैं, अगर आप साधारण आदमी हैं तो ऑटो से ही जाइएगा आप, तो ऑटो से अगर आप जाते हैं और आपको सिटी पहुंचना है तो समझिए कि आप एक तो जाम से की समस्या से तो गुजरना ही पड़ेगा, साथ ही साथ इतना पोल्यूशन है। हम देखते हैं लखनऊ में सीएनजी हो गया, दिल्ली में सीएनजी हो गया, और भी जो सिटीज हैं, बैंगलोर में सीएनजी हो गया, पटना में सीएनजी क्यों नहीं हुआ? अभी भी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां वहां चल रही है। तो एक मास्टर प्लान की बात कही गई थी, ग्रेटर पटना की बात कही गई थी, लेकिन उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता कुछ ओवरब्रिज या फ्लाईओवर जरूर बने, लेकिन पटना के ट्रैफिक समस्या ज्यों की त्यों है, पटना में गंदगी की जो समस्या है वो ज्यों की त्यों है। और जो एक तो ये भी है कि अगर आप त्रिवेंद्रम अगर आप जाते हैं, त्रिवेंद्रम में अगर आप पान खाते हैं और पान खाकर थूकने के पहले आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां का कल्चर ऐसा है। तो एक बिहार के कल्चर में भी वैसा बना है कि आप जहां जाएंगे, जहां स्टेशन पे थूका हुआ है, गुटखा खा के लोग थूके हुए हैं, सिगरेट पी के लोग छोड़े हुए। तो एक पब्लिक के अंदर भी अवेयरनेस की जरूरत है, लेकिन जो सरकारों को करना चाहिए था, पटना को स्मार्ट सिटी की जो बात आपने 2009 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात कही, उस पर सरकार खरी नहीं उतरी जी। और कुमार आलोक ने जो पर्यावरण की बात की, जो वहां पर पॉल्यूशन की बात करी, उस संबंध में भी बहुत दिलचस्प आंकड़ा है, और वो WHO का आंकड़ा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसने कहा कि पटना में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एयरबोर्न पार्टिकुलर मैटर, जिसको PM बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा है भारत के जिन शहरों में। 2.5 है, जो कि बिल्कुल खतरनाक स्तर पर है। तो पटना में रहकर पर्यावरण की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। आलोक जी, क्या लगता है कि क्या पॉलिटिकल विल नहीं है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई ठीक है, राज्य अगर पिछड़ा राज्य है तो भाई वहां पे शायद पैसे की कमी है, या क्या वजह देख रहे हैं कि शहरों में पॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, छोटी छोटी चीजें वहां पर उपलब्ध नहीं है? देखिए अशोक जी, मैं एक बात कहूंगा कि आश्चर्य की बात यह है कि वहां पर प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। एक तरफ महंगा हो रहा है जी, किराया महंगा है, मकान महंगे हैं,
लेकिन दूसरी तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो आपने कहा कि जिस तरह की स्थितियां हैं उनमें लोगों को आप या तो ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल नहीं है कि आप उनसे इम्प्लीमेंट करा सके, जैसा मैंने कहा लोग ठेका ले लेंगे, उसको बना करके नहीं देंगे, तो उसमें करप्शन का भी एंगल हो सकता है, यही क्योंकि जाहिर तौर भ्रष्टाचार। पर अगर उसमें ठेकेदारों के कट होंगे, नेताओं के कट होंगे, तो अफसरों का ठेकेदारों को होगा। पैसा। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं यदि भ्रष्टाचार है, अकर्मण्यता है, लोगों ने ठीक से वो नहीं किया, और मैं इसलिए कहूँगा कि जैसे कहता है विरासत में मिला, कई वर्षों से वहाँ पर बीच में कुछ इस तरह की स्थितियाँ रही हैं, यदि आप देखें, जिसको आप मतलब ये कह सकते हैं कि प्रायोरिटी दी गई कि नहीं जुबान दे दी गई, ये क्रेडिट दी जाती है कि भाई लालू यादव आए तो जुबान दे दी, लेकिन जुबान के साथ हाथ को और उसमें रोटी अन्न देने के लिए, सुविधाएं देने के लिए, सांस लेने के लिए, जैसे आपने जो आंकड़ा दिया, मैंने ये आश्चर्य होता है कि पटना जैसी जगह में आप प्रदूषण में, हम दिल्ली मुंबई की बात करते हैं, कलकत्ता की बात करते हैं, समझ में आता है, जबकि वहाँ स्थिति सुधर रही है, और पटना में जहाँ ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, पाटलिपुत्र, हम गौरवशाली, हम उस रूप में दुनिया में हम जाकर कहते हैं कि पाटलिपुत्र, नालंदा, हम लोगों खुद को भी गौरव महसूस होता है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा रहे हैं, जिनके ऊपर एक इतिहास लिखा गया है, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध की प्रदेश रहा है। वहाँ पर पर्यावरण की चिंता नहीं है, वहाँ इतना धार्मिक लोगों के, और आप देखिए ना उसके पास तो गंगा बह रही है, हाँ बिल्कुल, और वहाँ पर भी गंगा के किनारे कुछ जो हो सकता है छठ के समय लोग खुद जुड़ करके सफाई करते हैं, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से जितना काम होना चाहिए, कहीं ना कहीं ढिलाई वहाँ सरकार की जरूर दिखाई देती है। शेखर जी, एक और आंकड़ा है, वो भी मैं आपकी उसमें लाना चाहूंगा, क्योंकि ये आंकड़ा जो है इंडिया सिटी कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है 2014 की, वो ये कहती है गुड गवर्नेंस और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर पटना की आप बात करेंगे तो पटना 50 देश के जो शहर हैं उनमें पटना का नंबर 43वां नंबर है। यानी हर जगह पे जो तमाम हमारे पास अलग अलग रिपोर्ट्स हैं उसमें पटना हर जगह पे पिछड़ा हुआ है। और उसका ज़्यादातर कारण मैं मानता हूँ, इसमें कोई मैं किसी की कोई राजनीति टिप्पणी करके कोई पॉइंट्स नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन फैक्ट ये है जो 15-16 साल जो आरजेडी सरकार रही, लालू प्रसाद जी का और राबड़ी देवी जी का, उनका विजन में ये डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों से कभी वो अपने आप को जुड़े नहीं, ना उस पर सोचे, और बल्कि इस तरह भी अपने कैंपेन में कहते भाई रास्ता क्यों बढ़ाना है, उसको वाइडन क्यों करना है, गाड़ियां आएंगे आपके बच्चों को कुचलेंगे। ये तो बात इस तरह एक सिनिकल व्यू था कि डेवलपमेंट को लेकर लालू जी ने कोई पॉजिटिव कभी नहीं ली। पॉजिटिव बात सिर्फ एक कही थी कि यहाँ की सड़कों को हम उनका हमेशा ये था कि हीरो हीरोइन के नाम लेके कह दिए गए थे, जिसमें ओमपुरी और हेमा मालिनी एक विवाद भी खड़ा हो गया था, तब उन्होंने ये मुझे लगता है आज अगर जैसे आलोक जी कह रहे थे, जो विरासत में जो चीजें हुई, मतलब जो मिले और आज के सामने जो बड़े प्रश्न बन के सामने खड़े हैं प्रॉब्लम के हिसाब से, उसका मेन कारण है जब 15-16 साल ऐसा एक पॉलिटिकल लीडरशिप हो जिसका ये सारी चीज़ों पे ये सोच ही नहीं, और बल्कि उसका एक प्रकार से एक एंटी डेवलपमेंट अप्रोच, यानी अगर आप बड़े रास्ते बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये कोई अमीरों के लिए आप कर रहे हैं। हाँ, वो एक ये देखिए उसका कॉन्ट्रास्ट आप चंद्रबाबू नायडू को लीजिए, जब उन्होंने वहाँ मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल पहले तो सबसे पहले मैं मानता हूँ कि आंध्र प्रदेश में ये विस्तार कर हाईवे प्रोजेक्ट्स का ये करने का पहले ही शुरू हो गया था। जी तो ऐसे कभी सोचे ही नहीं। और आपने जिस दौर की बात की उस दौर में तो पटना के बारे में कहा जाता है कि पटना क्राइम सिटी भी हो गया था, हालांकि अब थोड़ा सा क्राइम पहले से बेहतर है, पर अन्य शहरों में आपने पूरे बिहार में भ्रमण किया है, भागलपुर है, पटना शरीफ है, बाकी शहरों में अगर आप बात करेंगे तो वहाँ को आप कैसे आंकेंगे आलोक जी? देखिए अशोक जी, एक बात मैं जरूर कहूँगा, जैसे चूंकि कल नालंदा में भी चुनाव है, पहले ये सही है कि कुछ सड़कें ऐसी बनी जो पटना से उनको जोड़ देती हैं, लेकिन कुछ सुरक्षा की स्थिति भी पहले, जैसा भी शेखर जी भी कह रहे थे, कुछ वर्षों के दौरान स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, इसको जागरूकता कह सकते हैं। कुछ देखिए वहाँ पहले नीतीश जी के साथ और बीजेपी की सरकार मिलकर के भी काम किए हैं, तो ये भी हम नहीं कहना चाहिए कि कुछ भी नहीं हुआ होगा, हुआ, लेकिन आप उसके साथ देखिए कि उन नगरों में भी जितना होना चाहिए, हमने बीच में भागलपुर का आपने जिक्र किया, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, नालंदा, इनके बीच में सड़कें अच्छी हो गई, लेकिन उसके साथ में और विकास जो जरूरत होती है वो नहीं हुआ। यदि आप वहाँ पर शिक्षा की सुविधाएं यदि बढ़ना है, ठीक है, लड़कियों को शिक्षा की सुविधा मिली, लेकिन क्या वहाँ वो कॉलेज पढ़ करके लोगों को लगा कि रोजगार मिल सकेगा, वो नहीं हुआ। तो जो अपेक्षाएं हैं इन शहरों में, देखिए गाँवों की समस्याएं अपनी है जिसको हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन शहरों में तो जो लोग ये अपेक्षा करते हैं कि हमें वहाँ काम करें,
हम अच्छा बिजनेस कर सके, हमारा यहाँ का लड़का यदि पढ़ा हुआ है वो है तो पढ़ा सके, वो डॉक्टर बन करके वहाँ प्रैक्टिस कर सके, वहाँ इंजीनियर का अच्छा काम कर सके। वो साथ साथ सड़कों के साथ साथ उस विकास के साथ जो उसको बढ़ना चाहिए था, वो अपेक्षा भी बहुत बड़ी है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसलिए मैं मानता हूँ सब राजनीतिक दलों के लिए, आपने भी वो सवाल उठाया था, ये केवल एक पार्टी का सवाल नहीं है। ये ठीक है, उन 15 सालों में गड़बड़ हुआ, उसके बाद के समय में यदि कुछ आगे गति धीमी हुई है तो उसको कैसे तेज किया जाए, इसमें सबकी भागीदारी होगी। सबकी भागीदारी होनी चाहिए। और यही बात है कि आज भी बिहार में जब शहरों की हालत है, इसीलिए आज भी जब बिहार के गांव से कोई व्यक्ति निकलता है तो वो बिहार के किसी शहर में नहीं जाता रोजगार करने के लिए, बल्कि वो राज्य के बाहर चला जाता है। और ये पलायन की समस्या रुकनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। अगर बिहार के गांव का और शहरों का विकास होगा तो ये समस्या रुक भी सकती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी और आलोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कुमार आलोक और राजेश राज हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने ये आज के मुद्दे की बात करी, आज जो हमारा मुद्दा था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे वोटर चौक पर। आ गया है नया 40 हॉर्स पावर खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI, 158 NM का सर्वश्रेष्ठ टॉर्क और जबरदस्त पावर, इंजन जो दे शानदार माइलेज, खेती के लिए खास गियर स्पीड्स और 1500 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी। खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की मां खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। और अब वोटर चौक में आपको लिए चलते हैं पश्चिमी चंपारण के चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में, जहां के मतदाताओं की राय जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह ने। चुनाव के हालात का जायजा लेते हुए हम पहुंचे हैं पश्चिम चंपारण के चनपटिया विधानसभा में। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है यहाँ के लोगों की समस्याएं और क्या है यहाँ के लोगों की उम्मीदें। आप सबसे पहले आप बताइए, आपके विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? समस्या क्या है? समस्या ही है ये फसल वसल सब नुकसान हो गया, पानी भी नहीं हो रहा है। और ओगराबाद में अगर कोई भी जाता है ब्लॉक में तो लोग घूस से मांग रहा है, बिना घूस का काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब बताइए जो क्या किया जाए, नहीं किया जाएगा। किसान तो ऐसा मरा हुआ है जो उसका बोलने का हिम्मत नहीं कर रहा है किसी के पास जाकर कुछ बात करे। आप बताइए कि आपकी निगाह में सबसे पहले किस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो लाइट की व्यवस्था करनी चाहिए सर। लाइट देखने के लिए लाइट है सर, लेकिन लाइट रहती नहीं है सर, और पानी की भी सही व्यवस्था नहीं है सर यहाँ पे। एक बार फिर से विकास की बातें हो रही हैं। इलाके का कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं, एकदम जीरो पर है। ना पानी है ना बत्ती है, यहाँ कोई विकास होबे नहीं किया है। एक बार जीत के जाता है सो तो फिर होबे नहीं करता है यहाँ पर। यहाँ पब्लिक क्या है, मरती है कि जीती है कि कौन सी है, कुछ नहीं। आप बताइए कि क्या सोच के इस बार आप जाएंगे मतदान देने? जो हमारे लिए अच्छे काम करेंगे उन्हीं के लिए हम वोट देंगे। समस्या यहाँ पे 1000 का तार गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लाइन की व्यवस्था कोई नहीं है, 4 फुटी नहीं है। नाली है लेकिन नाली का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे पानी का सही व्यवस्था नहीं है। टंकी हला हुआ है लेकिन अभी कोई नल का व्यवस्था नहीं है। तमाम नेता आ रहे हैं, आएंगे भी, फिर से वादा करेंगे, तो किस तरह से हिसाब करेंगे? सर वो वादा ही करते हैं, दूसरा कुछ उनसे होने वाला है नहीं। यहाँ पे 3-4 महीना से वो टंकी बना हुआ है, यहाँ पे पानी का अभी तक नामो निशान नहीं है। यहाँ का रेलवे स्टेशन का इतना बुरा हाल है, रेलवे रोड का इतना बुरा हाल है कि आदमी जाने से वहाँ पे खिचकता है। नालियाँ बनी हुई है हर वार्ड्स में, लेकिन उस सप्लाई नहर नाली का पानी बह कर कहाँ जाए इसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। रोड बन जाते हैं, उसका कोई लेवलिंग नहीं है। बिजली देखिए तार लगा हुआ है, लेकिन कब आएगी और कब जाएगी? आती है लेकिन अभी जैसे सोचिएगा कि हम अपना लाइट ऑन करें तब तक चली जाती है।
बिजली की तारें हैं लेकिन लाइट आती नहीं तो बेचारे लोग क्या करेंगे। बहरहाल ये आपने चनपटिया से देखा और इस बीच चुनाव से जुड़ी कुछ अन्य खबरें उन पर भी नजर डालते हैं चुनावी एक्सप्रेस में। सीतामढ़ी की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महागठबंधन पर हमला, कहा अपवित्र और अवसरवादी गठबंधन है ये, बोले राज्य का भविष्य सिर्फ विकास से बदला जा सकता है। बेतिया की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचन आयोग और जनता को दी बधाई, कहा शांतिपूर्ण मतदान के लिए दोनों हैं बधाई के पात्र। आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पर किया प्रहार, कहा आरक्षण पर अगर सच बोल रही है पार्टी तो पीएम मोदी खुद को संघ से करे अलग और मोहन भागवत के बयान की करे निंदा। मोतिहारी में प्रधानमंत्री ने महागठबंधन पर साधा निशाना, जंगल राज और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता को किया आगाह, कहा विकास ही एकमात्र विकल्प। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया तानाशाह, बोले बिहार में मनमाना राज करते आए हैं नीतीश कुमार। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला, कहा भूल चुके हैं लालू विकास के मायने, केवल कर रहे हैं जनता को गुमराह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बीजेपी पर हमला, बोले इस चुनाव में भाजपा की हार तय, जनता इस बार भाजपा के झांसे में नहीं आएगी। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने महागठबंधन को घेरा, कहा हार के भय से हताश है महागठबंधन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी किया वार, कहा राज्य की जनता का समर्थन खो चुकी है मुख्यमंत्री। बसपा अध्यक्ष मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, मुजफ्फरपुर की चुनावी रैली में कहा आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है भाजपा। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का लालू नीतीश पर वार, कहा दोनों की मानसिकता अलग है, एक दिन भी साथ मिलकर नहीं चला सकते हैं सरकार। तो ये थी चुनावी एक्सप्रेस और इसी के साथ जनादेश में फिलहाल आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल बिहार में पोलिंग है, तीसरे दौर का मतदान है, 50 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और आप अगर इनमें से किसी भी क्षेत्र में हैं तो अपना वोट जरूर डालिएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।